हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2020 हॉलीवुड थ्रिलर पॉइजन लव के बारे में। ये एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है जिसके एक्चुअल अकाउंट्स के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल इस फिल्म के स्टोरी लाइन को जान लेते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक सिंगल मॉम स्टेसी के साथ। कुछ साल पहले ही उनके पति माइकल की मौत हो चुकी है और अभी वो अपने 2 टीनेजर्स बेटियों के साथ रहती है। उनका ख्याल रखना, घर संभालना, साथ में ऑफिस, सब कुछ सिंगल हैंडेडली करती है स्टेसी। उनकी बड़ी बेटी एशली और छोटी बेटी ब्री दोनों ही उनकी जान है। उनके बगैर वो कुछ सोच ही नहीं सकती। मे भी पिता के एब्सेंस के कारण ही माँ बेटियों के बीच एक अनयूजुअल फ्रेंडशिप फॉर्म्ड हो चुकी है। लेकिन स्टेसी की लाइफ में कोई और भी दस्तक दे रहा था, उनका बॉस डेविड कैस्टर। डेविड और स्टेसी पिछले 1 सालों से डेट कर रहे थे। उनके बीच प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है। तो एक दिन डेविड स्टेसी को शादी के लिए प्रपोज कर ही लेता है। स्टेसी हाँ तो कर देती है, मगर उससे अपने बच्चों की टेंशन भी हो रही थी। पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करता है स्टेसी के लिए। ब्री पहले से इस मैटर को लेकर ओके थी, बट एशले नहीं। उन्हें ये घर छोड़कर डेविड के घर जाकर रहना होगा। नई जगह, नया स्कूल, सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा। वो अपने बॉयफ्रेंड से भी दूर हो जाएगी, जो वो नहीं चाहती थी। डेविड को तो वो ठीक तरह से जानती भी नहीं। वो गुस्सा तो करती है, मगर डेविड से पर्सनली मिलने के बाद, उनके प्यार को देखते हुए एंड अबव ऑल अपनी माँ की खुशी के लिए वो राजी हो जाती है। और कुछ दिन के अंदर ही डेविड और स्टेसी की शादी भी हो जाती है। पुराने घर को बेचकर वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं डेविड के घर में, मगर अपने आदतों को छोड़ नहीं पाते जो इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशन से क्लैश कर रहा था। डेविड कुछ भी कर ले, एशली को ऐसा लग रहा था कि उनका पुराना घर ही अच्छा था। असल में वो अपने ओल्ड लाइफ को, अपनी ओल्ड फ्रीडम को मिस कर रही थी। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। उनकी जिंदगी चल रही थी किसी तरह। एशली को अभी भी डेविड से प्रॉब्लम है, मगर डेविड कोशिश कर रहा है। इन दोनों के बीच फंस कर सबसे ज्यादा सफर करती है स्टेसी। तो वो डिसाइड करती है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। वो और डेविड कहीं घूमने जाएंगे, अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने। डेविड तो बहुत खुश हो जाता है, मगर 2 टीनेजर्स लड़कियों को घर में ऐसे अकेला छोड़कर जाना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। स्टेसी उसे प्रॉमिस करती है कुछ नहीं होगा और निकल पड़ती है अपना वेकेशन एंजॉय करने। इधर घर में जिसका डर था वही हुआ। एशली अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगती है। पूरा घर तहस नहस कर देती है वो। और इन्हीं दोस्तों में से एक लड़के की नजर पड़ती है डेविड के गाड़ी के ऊपर। वो जिद करता है इसे चलाने की, एंड एज द रिजल्ट पुलिस उन पर फास्ट ड्राइविंग का चार्ज लगा देती है, पूरे $500 का। घर लौटने के बाद सब कुछ जानकर डेविड बहुत गुस्सा करते हैं एशली पर। चाहे से स्टेप फादर ही सही, लेकिन फादर तो है ना वो। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो, कोई घायल हो जाता तो। वो एशली को बहुत डांटते हैं, उसके इस रेकलेस लाइफस्टाइल को क्रिटिसाइज करते हैं। 1 हफ्ते के लिए उसका घर से बाहर जाना भी बंद कर देते हैं। इवन जब एशली इतना सब कुछ करने के बाद भी उन पर ही गुस्सा दिखाती है, तो डेविड उसके रूम का दरवाजा ही निकाल देते हैं। असल में उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था स्टेसी के कारण। वो हमेशा एशली की साइड लेती है, उसके गलतियों को कवर अप करने की कोशिश करती रहती है और विलेन बनाती है डेविड को। ऊपर से एशली की एटीट्यूड। डेविड के जैसे डिसिप्लिन्ड आदमी के लिए ये सब सहन से बाहर हो रहा था, फिर भी स्टेसी के खातिर वो हाल नहीं छोड़ते। लेकिन इसी बीच उसके पिता की मौत हो जाती है और वो इमोशनली कंप्लीटली टूट पड़ते हैं। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर ड्रिंकिंग हैबिट बना लेते हैं डेविड। एक दिन स्टेसी उसे मना करने जाती है तो दोनों में बहस शुरू हो जाती है और एशली घर छोड़कर निकल जाती है। डेविड और खुद पर काबू नहीं कर पाते, गुस्से में अपने ग्लास को थ्रो करते हैं, जो डायरेक्टली जाके हिट करता है ब्री को। उसके माथे से खून बहने लगता है। ये एक एक्सीडेंट था। डेविड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इवन वो तो शर्मिंदा भी थे। मगर स्टेसी उसी वक्त ब्री को लेकर अपने दोस्त चेरिल के घर चली जाती है और एशली तो ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड के घर थी ही। अभी कुछ दिन वो लोग ऐसे ही बिताएंगे, तब तक जरूर डेविड की अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन पूरा 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी जब डेविड उनसे कांटेक्ट नहीं करता, ना ऑफिस आता है, तो स्टेसी जाती है उसके घर चेरिल को साथ लेकर। बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। बहुत बार बुलाने पर भी जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो चेरिल पुलिस को कॉल करती है और पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है, उन्हें डेविड की लाश मिलती है। फेस अपसाइड डाउन, पूरे शरीर पे पॉइजन के मार्क्स विजिबल और बिस्तर के नीचे एनीफ्रीज का एक खाली डब्बा।
स्टेसी से बात करके और घर की हालत देख के ऑफिसर ओमैली बिल्कुल श्योर थे ये सुसाइड है। ना कोई फोर्स्ड एंट्री, ना कोई स्ट्रगल मार्क्स, ऊपर से स्टेसी की गवाही। डेविड पिछले कुछ दिनों से बहुत अब्यूसिव होते जा रहे थे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग होते जा रहे थे। इस सब से तो ये सुसाइड ही लग रहा था। लैब रिपोर्ट में भी उसके शरीर से बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल मिलते हैं, तो इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मगर दूसरी ऑफिसर रीस स्केप्टिकल थी। न जाने क्यों उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था मामला इतना भी सीधा नहीं है। उसे इन्वेस्टिगेशन के वक्त किचन के डस्टबिन में से एक टर्की बेस्टर मिलता है, जबकि किचन में कोई कुकिंग हो ही नहीं रही थी। ना डेविड कभी कुकिंग करता था। वो अपने तरीके से केस रीओपन करती है, फिर से इंटेरोगेट करने जाती है स्टेसी को। पता चलता है उसने इस एक हफ्ते में 2 बार आई थी इस घर में अपना सामान लेने। तब उसने डेविड की स्नोरिंग सुनी थी, मगर कभी देखा नहीं उसे। रीस को स्टेसी के फर्स्ट हस्बैंड माइकल के बारे में पता चलता है, जिसकी मौत 5 साल पहले हुई थी हार्ट अटैक से। रीस का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है जब उसे पता चलता है माइकल एक परफेक्टली हेल्दी बंदा था, उसे ऐसे अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया। ऊपर से स्टेसी ने उसका ऑटोप्सी भी नहीं करवाई थी रिलीजियस एक्सक्यूज देकर, जबकि रीस को उसमें कुछ भी रिलीजियस नहीं लगी। वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर माइकल की बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेजती है और चेरिल को बुलाती है इंटेरोगेशन के लिए। चेरिल बताती है माइकल और स्टेसी का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर उसकी मौत नहीं होती तो शायद वो लोग डिवोर्स ले लेते। स्टेसी को शक है उसका कोई अफेयर चल रहा था। बातों बातों में गलती से उसके मुंह से कुछ बातें निकल जाती है, जिससे रीस को शक होता है। माइकल अपने छोटी बेटी को ज्यादा प्यार करते थे। एशली से उसका कोई बॉन्डिंग ही नहीं था। वो तो जेलस थी, मगर उसके मौत से एशली ही ज्यादा अफेक्टेड हुई थी। सहम से गई थी वो, ठीक इस बार की ही तरह। और तो और 2 बार ही वो ही थी अकेले माइकल और डेविड के साथ। मगर एशली तो मार्क के घर में थी ना, उसके पूरे फैमिली ने स्टेटमेंट दिया है। तब रीस को पता चलता है एक दिन जब स्टेसी डेविड के घर के सामने से गुजर रही थी, उसने एशली को निकलते हुए देखा था उस घर से। चेरिल से शेयर भी किया था इस बात को, मगर पुलिस को बताने से मना किया था, जो चेरिल ने गलती से कर दिया। नेक्स्ट डे ही रेस को माइकल के ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल जाती है। उसके पेट में भी वही केमिकल मिला है जो डेविड के पेट में था, दी एनीफ्रेज। मतलब रेस का शक बिल्कुल सही था। ना माइकल की मौत नेचुरल थी, ना डेविड ने सुसाइड की। दोनों को ही खून किया गया था, मगर किसने खून किया इन दोनों को? दूसरी तरफ हम घर में एशली और स्टेसी को बात करते हुए देखते हैं। पता चलता है एशली सच में ही कुछ देर के लिए मार्क के घर में अकेली थी, जब वो लोग किसी बर्थडे पार्टी अटेंड करने गए थे। अब इस 6 घंटे में उसने क्या किया, ओनली गॉड नोज। स्टेसी उसे इस बात को पुलिस को बताने से मना करती है, और जब पुलिस उससे पूछती है वो भी इनकार करती है। कहती है चेरिल ने गलत कहा है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसके बिहेवियर से रेस और उसके बॉस दोनों को ही शक होता है। शायद एशली ही है इस सब के पीछे, मगर स्टेसी अपने बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पक्के सबूत के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके 2 दिन बाद ही एशली का 18th बर्थडे था। बच्चों का मूड ठीक करने के लिए स्टेसी घर में पार्टी अरेंज करती है और खुद अपने हाथों से एक ड्रिंक बनाकर एशली को देती है, उसके एडल्टहुड सेलिब्रेट करने के लिए। वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड जो थे, लेकिन शायद ड्रिंक कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। इसे पीते ही एशली की तबीयत खराब हो जाती है और वो जाकर सो जाती है, और यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ब्री उसे बुलाने जाती है तो उसे एशली का पर्स नहीं मिल रहा था। स्टेसी को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया जाता है और पता चलता है उसने कल रात अल्कोहल के साथ पिल्स लेकर सुसाइड अटेम्प्ट किया है। एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है उसने अपने माँ के लिए, जो बेसिकली कन्फेशन लेटर है। इसमें उसने एडमिट कर लिया है कि उसने ही माइकल को मारा था। डेविड का खून भी उसी ने किया, उनके ड्रिंक्स में एनीफ्रेस मिलाकर। अभी वो और इस बोझ के साथ जी नहीं सकती, इसीलिए सुसाइड कर रही है। ब्री ये सब बिलीव नहीं कर पा रही थी। वो पुलिस को भी बताती है एशली किसी का खून नहीं कर सकती, ना वो सुसाइड कर सकती है। डिटेक्टिव्स भी कंफ्यूज थे, तो जैसे ही एशली का सेंस लौटता है सबसे पहले वो जाते हैं उसे इंटेरोगेट करने, और सारा मामला साफ हो जाता है। एशली बताती है उसने कोई बिल नहीं लिया, ना कोई नोट छोड़ा है। लास्ट जो उसे याद है वो है उसके माँ का बनाया हुआ ड्रिंक। उसके बाद तो वो सो गई थी। रेस जब इस लेटर को ध्यान से पढ़ती है उसे एनी फ्री वर्ड देखकर शक होता है। एक्चुअल में इसका सही स्पेलिंग होता है एनी फ्रीज। इसे मिसप्रोनाउंस तो एक ही व्यक्ति करता है, स्टेसी। इंटेरोगेशन के वक्त भी वो बार बार एनी फ्रीज को एनी फ्री कह रही थी। इस लेटर में भी वही लिखा है।
रीस को और कोई शक नहीं रहता। ये नोट एशली ने नहीं, स्टेसी ने लिखा है और उसने ही एशली के ड्रिंक में सिडेटिव्स मिलाकर उसे मारने की कोशिश भी की है। केस की ट्रायल शुरू होती है और धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ जाती है। असलियत ये है कि स्टेसी एक खूनी है। 5 साल पहले उसने अपने फर्स्ट हस्बैंड माइकल के ड्रिंक में यही एनीफ्रेज मिलाकर खून किया था, सिर्फ एक बेबुनियाद शक के कारण। और डेविड को मारा क्योंकि उनके बीच झगड़ा होने लगा था। पहली बार तो ये हार्ट अटैक के नाम से बच गई थी, किसी ने उस पर शक भी नहीं किया था। मगर दूसरी बार जब वो सेम सिचुएशन में फंसी तो सेम एक्सक्यूज अप्लाई नहीं कर सकती थी, इसीलिए इस वाले खून को उसने सुसाइड बना दिया। असल में जब वो सेकंड टाइम सामान लेने इस घर में आई थी, उसी दिन उसने ड्रंक डेविड को टर्की बेस्टर से फोर्सफुली ये केमिकल पिलाया। टर्की बेस्टर एक ड्रॉपर जैसी चीज होती है, मगर बहुत बड़ी। इसी से स्टेसी ने मार डाला डेविड को, जिससे उसके लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ना रहे। बाद में इस चीज से डेविड का डीएनए और एनीफ्रेज का ट्रेस दोनों ही मिला था पुलिस को। इतना सब करके भी स्टेसी चुप नहीं बैठी, उसे डेविड का पैसा भी तो चाहिए था, तो उसने उसका विल चेंज करके चेरिल की मदद से उसे ऑथराइज कर ली। चेरिल को उसके करतूतों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। स्टेसी ने तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। सब कुछ बिल्कुल प्लान वाइज ही चल रहा था। वो लोग बहुत जल्द सब कुछ बेच कर यहाँ से जाने वाले थे, मगर बीच में पुलिस का शक देखकर स्टेसी टेंशन में पड़ गई। सारा दोष एशली पर डालने की कोशिश की और फिर उसे मारने की भी कोशिश की, अपनी सेफ्टी बरकरार रखने के लिए, जिसे किसी को कभी सच का पता ही ना चले। थैंक्स टू द डिटेक्टिव्स उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ट्रायल के वक्त भी स्टेसी का लॉयर एशली को फंसाने की कोशिश करता रहा, उसे उल्टे सीधे सवालों से कंफ्यूज करता रहा, मगर आखिरकार उसकी इनोसेंस साबित हो ही गई। स्टेसी का एक्स्ट्रा कंपोज्ड बिहेवियर, उसकी कैलकुलेटिव एंड मैनिपुलेटिव नेचर साफ साफ जाहिर कर रहा था कि वो एक पैथोलॉजिकल लायर है, मेंटली सिक है। वो खुद जज तक हैरान हो चुके थे इस केस से। एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? ऐसे औरतें कभी किसी की पत्नी या फिर माँ या फिर दोस्त नहीं होते। ये तो सिर्फ यूज करते हैं सभी को, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्टेसी ने चेरिल का यूज बहुत ही चालाकी से किया। उसे एशली के बारे में झूठ कहा, वो भी इतनी कन्विंसिंग वे में कि उसने बिलीव कर लिया। स्टेसी को पता था इंटेरोगेशन में वो ये बात पुलिस को जरूर बताएगी और उनका शक एशली पर आ जाएगा। बहुत अच्छा प्लान किया था उसने, मगर लास्ट तक बच नहीं पाई। स्टेसी को पूरे 51 इयर्स के लिए जेल हुआ, लेकिन उसने कभी भी अपनी जुर्म कबूल नहीं की, हमेशा अपने आप को इनोसेंट ही कहता रहा। इस सब में ब्री सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में फंस गई थी। उसे सच्चाई दिख रही थी, मगर माँ तो माँ होती है, कोई अपने माँ पर शक कैसे कर सकता है? फाइनली अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, उसके लिए सारी चीजें क्लियर होती गई और ब्री ने अपने दीदी का साथ दिया। वो लोग अभी भी एक साथ ही है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। रियलिटी में भी ऑलमोस्ट यही सब कुछ हुआ था, इसीलिए मैं डिटेल्स में और नहीं जा रही। इन 2007 स्टेसी कैस्टर को अरेस्ट किया गया था, इंटेंशनली अपने बेटी एशली को पॉइजन करने के जुर्म में। उसने एशली को अल्कोहल में क्रश्ड स्लीपिंग पिल्स, फ्रूट जूस और स्प्राइट मिलाकर पिलाया था, क्योंकि उसे डर था एशली के रहते वो डेविड के खून को कवर अप नहीं कर पाएगी, जो उसने 2005 में किया था, एनीफ्रेज खिलाकर। इस केस के चलते ही उसके प्रीवियस क्राइम के बारे में भी पुलिस को पता चला, जो है उसके फर्स्ट हस्बैंड माइकल वॉलिस का खून इन 2000। इस लेडी के हैरान कर देने वाले करतूतों को देखकर इसे ब्लैक विडो नाम दिया गया। उसे 51 इयर्स की सजा मिली थी, जो उसके लिए एक लाइफ सेंटेंस था, और जेल में रहते वक्त ही 2016 में उसकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। एशली जो अपनी माँ को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, वो अभी भी उनसे नफरत करती है, सिर्फ नफरत। स्पेशली उसने कभी अपने जुर्म कबूल नहीं किए, इस बात से सभी नाराज थे और हैरान भी। कितनी शॉकिंग स्टोरी है ना? यकीन नहीं होता ये रियल है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज। मुझे तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपको वीडियो कैसे लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।